महापंडित राहुल सांकृत्यायन विरचित लहासा की ओर शीर्षक पाठ की चर्चा पहले के विजुअल में भी की गई है, जिसमें आपने जाना कि लेखक कैसे चोरी छिपे तिब्बत में दाखिल होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली क्या है, कैसी है। मुख्य रूप से हमने उसमें आपको बताया था कि वहाँ चाय बनाने का तरीका क्या था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है परीक्षा में कि तिब्बत में चाय बनाने का तरीका क्या था। आगे इस विजुअल में हम आपको बताएंगे कि तिब्बत में हथियार का कानून कैसा था, लोग हथियार कौन कौन से रख सकते थे, उनका प्रयोग कैसे करते थे, रखने पर पाबंदी थी या नहीं। इन सारे चीज़ों की चर्चा इस विजुअल में की जाएगी। तो तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, या यदि था भी तो लगभग न के बराबर। जैसे हम लोग यहाँ अपने यहाँ लाठी डंडे लेकर के हाथ में घूमते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग अपने हाथों में पिस्तौल या बंदूक लेकर के घूमा करते थे। लेखक ने बताया है इसमें कि वहाँ के डकैत जो होते थे वह लोगों को मार पहले दिया करते थे और बाद में, मतलब उनकी हत्या करने के बाद देखते थे कि उनके पास कुछ सामान वगैरह है कि नहीं है। यानी लोगों की हत्या पहले कर दी जाती थी, सामान बाद में लूटा जाता था। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर लेखक को यात्रा करनी थी और वहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि बस्तियाँ जो थीं वो बहुत दूर दूर पर थीं, या उस पहाड़ी से बहुत नीचे गांव वगैरह हुआ करते थे। तो गांव में आकर के यदि कभी किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, किसी की हत्या वगैरह हो जाती थी, तो उसके लिए वहाँ खूनी को सज़ा मिल सकती थी। लेकिन खूनी को सज़ा दिलाने के लिए अदालत में गवाह नहीं मिला करते थे। और ऊंचाई पर जो डकैत होते थे वह लोगों को मारते पहले थे, उनका सामान बाद में लूटते थे। वहाँ की सरकार जो थी या खुफिया विभाग वगैरह जो था वो इस मामले में निष्क्रिय रहा करते थे, निष्क्रिय थे। लोगों के ऊपर विशेष पाबंदी नहीं थी। हालांकि बात ऐसी भी नहीं थी कि खुली छूट थी, कानून था, पुलिस भी पहुंचती थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी वहाँ कि पुलिस को पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, और तब तक डकैत किस्म के जो लोग हुआ करते थे वो अपना काम कर चुके होते थे। दूसरी चीज़ कि पुलिस विभाग इस चीज़ के प्रति तत्परता नहीं दिखाती थी। तो तत्परता नहीं दिखाने के पीछे दो कारण होंगे। एक तो वहाँ का लचीला कानून और दूसरा वहाँ की भौगोलिक स्थिति। हर जगह पुलिस चौकी तो बनाई नहीं जा सकती है। तो गांव कस्बों से दूर यदि कहीं पुलिस चौकी है भी, या किसी एक गांव में है दूसरे गांव में नहीं है, तो वहाँ की पुलिस को दूसरे जगह पहुँचने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए पुलिस विभाग जो था वह एक तरीके से निष्क्रिय था, और यही कारण था कि वहाँ लोग जो थे वो लाठी डंडे की तरह हाथ में बंदूक पिस्तौल लेकर के घूमते थे, और कानून का डर नहीं होने की वजह से लोगों की हत्या पहले कर दी जाती थी, उनके सामान बाद में लूटे जाते थे। लेखक को वहाँ जो इनका स्थानीय दोस्त था सुमति, उसके साथ डारा थोंगला जगह का नाम है, उसको पार करना था। और इन लोगों का पड़ाव जो था वो जहाँ ये लोग थे वहाँ से 16-17 मील की दूरी पर था। पीठ पर बोझ था और सामान के साथ पहाड़ों की चढ़ाई करना इन लोगों के लिए मुश्किल था। थोंगला में शायद किसी का खून हो गया था, तो भी इनके अंदर उस बात को लेकर के कोई खौफ या डर या भय नहीं था, इसलिए कि ये लोग तो भिखमंगे के वेश में थे
और जहाँ कहीं कुछ विकट परिस्थिति देखते थे, विषम परिस्थिति देखते थे, तो दांत निकाल करके कुची कुची, यानी कुची कुची का अर्थ दिया गया है दया दया, करने लगते थे और 1-2 पैसा भीख के तौर पर, भिक्षा के तौर पर जो इनको मिलता था उसको लेकर के आगे बढ़ जाते थे। एक चीज़ यहाँ आपको समझ लेना होगा कि वहाँ जो दूसरों से भिक्षा मांगने का तरीका था, तो दांत निकाल करके या मतलब चेहरे पर दया भाव ला करके, ठीक है, बेबसी का, लाचारी का भाव दिखा करके, उसको दांत नहीं फोड़ना कहते हैं, दांत दिखाना कहते हैं, एक तरीके से मुहावरा भी है। तो वो करके और कुची कुची बोलना होता था, कुची कुची बोल करके ये लोग पैसा 2 पैसा जो मिलता था उसको लेकर के आगे बढ़ जाया करते थे। जैसा कि हमने पहले कहा कि इन लोगों को पहाड़ों पर बोझ के साथ चलना, यानी इनके पीठ पर जो इनके सामान का वजन था उसको लेकर के चलना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो लेखक ने अपने स्थानीय दोस्त, जिसका नाम सुमति था, जिसकी जाति भी हमने बताई थी कि वो मंगोल जाति का था, उससे इन्होंने कहा कि आगे लांगकोर, फिर एक जगह का नाम है, लांगकोर तक चलने के लिए 2 घोड़े किराए पर ले लो। ऊंची पहाड़ियों वाली जगहों पे ऐसे घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। तो लेखक का विचार ये था कि 2 घोड़े यदि किराए पर ले लिए जाते हैं तो हम लोग अपना अपना सामान उनकी पीठ पर रख लेंगे और इस तरीके से चढ़ाई जो होगी वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब घोड़े भाड़े पर ले लेने के बाद यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि जानवरों के प्रति सहानुभूतिक दृष्टिकोण, जानवरों के प्रति दया भाव दिखाने की भावना की झलक यहाँ हमको इस पाठ में मिलती है। वो इस तरह कि सुमति को जो घोड़ा मिला था किराए पर, सुमति ने जिस घोड़े को लिया था, सुमति के साथ जो घोड़ा था उसका घोड़ा तेज चल रहा था, जबकि लेखक का घोड़ा जो था वो धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि सुमति उस रास्ते से परिचित था, तो लेखक की मजबूरी थी कि वह सुमति के साथ रहे या सुमति से पीछे पीछे चले, सुमति का अनुसरण करते हुए चले। लेकिन लेखक का घोड़ा चूँकि धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए लेखक सुमति से पिछड़ गया। और पिछड़ने के बावजूद भी लेखक ने अपने घोड़े को तेज़ चलाना उचित नहीं समझा। तेज़ चलाने का मतलब है कि उसको मारिए तब वो तेज़ चलेगा। तो इस तरीके से लेखक ने जानवरों के प्रति दया भावना दिखाई है, और वह भले ही रास्ते में पिछड़ गया, आगे जा कर के वह रास्ता भटक भी जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जहाँ से 2 रास्ते निकलते थे, तो लेखक को पता नहीं चला कि सुमति किस रास्ते से गया है और हमको किस रास्ते से जाना है। तो सुमति जिस रास्ते से आगे बढ़ गए थे, उस रास्ते को छोड़ करके लेखक दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। बहुत दूर आगे जाने के बाद जब लेखक को ऐसा लगता है कि शायद हम भूल गए हैं, भटक गए हैं, तो फिर लेखक पीछे आता है और फिर दूसरे रास्ते की ओर जाता है। तब तक बहुत देर के बाद सुमति से उसकी भेंट होती है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद जब सुमति ये देखते हैं कि लेखक नहीं आया है या लेखक पीछे है, तो वह रुक जाते हैं। रुक करके चाय बनाते हैं, चाय बना करके पीते हैं, लेखक के लिए रखते हैं। फिर वो कुछ देर के बाद चाय ठंडी हो जाती है, तो फिर उसको गर्म करते हैं, फिर लेखक का इंतज़ार करते हैं, फिर लेखक नहीं आते हैं। तो इस तरीके से करके सुमति 3-4 बार चाय को गर्म कर चुके थे। और थोड़ा सा सुमति लेखक से नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और बहुत बार चाय को गर्म करना पड़ा था। और इस पाठ में कहा गया है कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और सुमति थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे, इसलिए उनका मुंह थोड़ा ज़्यादा लाल दिख रहा था। मुंह लाल होने का मतलब होता है, मुंह लाल होना मुहावरा है, मुंह लाल होने का मतलब होता है गुस्से में आना। तो दोस्त की प्रतीक्षा सुमति के द्वारा की जा रही थी, उनके लिए चाय बनाया जा रहा था और बार बार उनको जो चाय गर्म करनी पड़ती थी, तो इसको लेकर के सुमति में थोड़ी नाराज़गी भी थी। पहुंचने के बाद लेखक सुमति से अपनी सफाई देते हैं कि हमारा घोड़ा जो था वो सुस्त है और धीरे धीरे चल रहा था, मैंने इसको मार करके दौड़ाना उचित नहीं समझा, इसलिए आने में देर हो गई। और इस संबंध में लेखक ने खुद कहा है कि सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता था, उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता था। तो फिर बात सामान्य हो गई, और सामान्य हो गई फिर वहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे जा कर के ये लोग एक बहुत अच्छी जगह ठहरते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पंडित जी लोग होते हैं और उनके यजमान होते हैं, वैसे ही सुमति एक तरीके से मान लीजिए कि वहाँ के ब्राह्मण किस्म के थे, पंडित थे, उनके कुछ यजमान थे। यजमान के यहाँ ये लोग रुके, वहाँ चाय वगैरह पिया और फिर रात में एक भोज्य पदार्थ का नाम दिया हुआ है थुड़पा, जो रात में इन लोगों को गर्मा गर्म खाने को मिला था। विचित्र लगेगा आपको, पहले इन लोगों ने चाय के साथ सत्तू खाया और फिर रात में इन लोगों को इनके सुमति के यजमान के यहाँ गर्मा गर्म थुड़पा खाने को मिला। बातें अभी और भी हैं, इस पाठ से संबंधित चर्चाएं अभी और भी होंगी। फिलहाल इस विजुअल में इतना ही।